टीना आज फिर पार्लर गई थी। बेटा हर्ष, एक बार फ़ोन तो मिला इस टीना का। 5 घंटे हो गए बेटा, अभी तक लौट कर नहीं आई। मम्मी क्या बोल कर गई थी आपको? बेटा मुझसे तो यही बोली कि मम्मी जी मैं पार्लर जा रही हूँ, कुछ देर में लौट कर आती हूँ। मुझे लगा नई नई शादी है, गई होगी फेशियल वैक्सिंग करवाने। लेकिन बेटा फिर भी घंटे 2 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था ना। अरे तो आप उसे कॉल कर लेती ना। अरे 10 बार तो नंबर मिला लिया, लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा। तब तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, मैं उसकी सहेली को फ़ोन लगा कर पूछता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ बेटा, तू ये सही कह रहा है। पूरा दिन कान पर फ़ोन लगाकर मोना मोना करती रहती है। इस मोना को ज़रूर पता होगा कि आज टीना कहाँ गई है। हर्ष टीना की सहेली मोना को फ़ोन मिलाता है। हेलो मोना, मैं हर्ष बात कर रहा हूँ, टीना का हस्बैंड। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी टीना से कोई बात हुई थी क्या कि आज वो कहीं जाने वाली है? उसने कुछ बताया था तुम्हें? नहीं तो मेरी तो कोई भी बात नहीं हुई। वैसे आपको बताए बिना वो भला कहाँ जाएगी? अरे आसपास कुछ लेने गई होगी, अभी लौट आएगी। अच्छा ठीक है, मैं बाकी के दोस्तों से भी बात कर लेता हूँ, हो सकता है किसी को कुछ पता हो। अरे जीजा जी, आप तो बड़े भोले हो, ज़रा सा मजाक भी नहीं समझते। हाँ वे टीना मेरे ही साथ है और हम बस घर पहुँचने वाले हैं। मम्मी, टीना बस घर पहुँचने वाली है, चिंता की कोई बात नहीं है, वो अपनी सहेली के साथ ही थी। कुछ ही देर में टीना घर पहुँच जाती है। अरे टीना, कहाँ चली गई थी तुम? फ़ोन भी बंद कर रखा है। मम्मी कितना परेशान हो रही थी। और ये सर ढक कर क्यों घूम रही हो? अरे मम्मी जी, वो क्या है ना, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा होगा। मैं मम्मी जी को बता कर तो गई थी कि पार्लर जा रही हूँ। अरे तो 5 घंटे लगते हैं क्या पार्लर में? अरे मैं तो बस एक हेयर स्पा कराने गई थी, लेकिन जब वो मेरा हेयर स्पा करने लगी तो हेयर ड्रेसर ने बताया कि मैडम, आपके हेयर काफ़ी डैमेज लग रहे हैं और 5-6 ग्रे हेयर भी दिखाई दे रहे हैं। आप कोई अच्छा सा हेयर कलर करा लोगी तो ग्रे हेयर भी कवर हो जाएंगे और आप पहले से ज़्यादा ट्रेंडी दिखाई देंगी। वैसे भी आजकल तो हेयर कलर कराने का फैशन है। आपकी पर्सनालिटी ना चेंज हो जाएगी एकदम से। वैसे भी आजकल बाल काले कौन रखता है। अरे बाल तो सबके काले ही होते हैं भाई, ये पार्लर वाले तुम्हें कुछ भी पट्टी पढ़ा देते हैं और तुम मान भी जाती हो। अब काले नहीं तो क्या नीले बाल रखने का फैशन चल पड़ा है, क्या बात करती हो। अरे वाह, एकदम सही पहचाना। मैंने ब्लू कलर ही करवाया है। इतना कहकर टीना अपने सर पर रखा दुपट्टा हटाकर पति के सामने आती है। हाय राम, ये क्या हुलिया बना लिया तूने बहू। ऐसे नीले बाल तो जोकर के भी नहीं होते। आपकी बातों का ना मुझे बुरा नहीं लगा मम्मी जी, आपकी उम्र हो गई है, आपको आजकल के फैशन और नए नए ट्रेंड्स का कहाँ पता होगा। आप देखना, अब मेरा न्यू हेयर स्टाइल देखकर मोहल्ले में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। हर किसी के मुंह पर आपकी बहू की ही चर्चा होगी। आप ही बताइए, इतनी बड़ी टीचर कॉलोनी में है कोई ऐसा जिसका मेरे टक्कर का हेयर स्टाइल हो? नहीं बेटा, तू कॉलोनी की बात कर रही है। मुझे तो लगता है कि ऐसे नीले बाल कराने वाली तो दुनिया की पहली औरत है। अरे भगवान बचाए ऐसे नास पीटे फैशन से। अरे तू छोड़ना टीना, तेरी फैमिली को तेरी फैशन सेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, तू एकदम सुपर मॉडल लग रही है। तू बस मुझ पर ट्रस्ट कर, फिर देख। सहेली मोना की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर टीना उसकी बातों में फंस जाती है। अगले दिन टीना के यहाँ पड़ोस वाले घर से कीर्तन में जाने का बुलावा आता है। बहू, मैं कीर्तन में जा रही हूँ, तू घर में रुक कर काम देख लेना। हाँ। टीना जल्दी जल्दी काम निपटाकर पड़ोस में चल रहे कीर्तन में पहुंच जाती है। अरे मिसेज शर्मा, ये कौन है? पता नहीं, आपने इनवाइट किया होगा। आप सोचो ये कौन है। मिसेस शर्मा और मिसेस गुप्ता अभी खुसर पुसर कर ही रही थी कि तभी टीना की सास मधु टीना को आवाज़ लगाती है। अरे टीना बहू, पूजा में सर ढक कर बैठते हैं बेटा। और एक बात बता, दूध तो फ्रिज में रख दिया था ना? हाँ जी मम्मी जी, मैं सब काम करके आई हूँ जो आपने बताए थे। ये मधु की बहू है? हाय हाय, ये कैसा भेस बना लिया इसने। अभी कुछ दिन पहले तक तो इंसान की बच्ची लगती थी, अब देखो ऐसा लग रहा है कि सर पर नीले पेंट की बाल्टी पलट गई हो इसके। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। नीले बाल रंगवा के ये कहीं खुद को मोर तो नहीं समझ रही। मोरनी बागम्मा बोले आधी रात। इतना कहकर मिसेस गुप्ता जोर जोर से हंसने लगती है।
अरे यार, एक से बढ़कर एक फैशनेबल औरतें देखी है, लेकिन ऐसा बेहुदा फैशन पहली बार देख रही हूँ। तुम लोग रुको, मैं ज़रा मधु से मज़े लेकर आती हूँ। मान गए बहन जी, आपकी बहू तो लाखों में एक है। लाखों में एक नहीं है, इनकी बहू बस एक ही है। उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। टीना जैसा हेयर स्टाइल तो किसी मॉडल या हीरोइन का भी नहीं होगा। अरे वो बेचारी ना गलती से ये कलर करा के आई। मैंने कहा कि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करा ले। इतना कहकर मधु वहाँ से उठकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से मिसेस गुप्ता की मोरनी बागामा बोले गाना गाते हुए आवाज़ सुनाई देती है और सबकी ठहाका लगाकर हंसने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। इतने सालों में कमाई हुई इज्जत इस टीना ने मिट्टी में मिला दी। आज कॉलोनी में हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। मिसेस वर्मा की बात सुनकर तो इतना गुस्सा आ रहा है। कह रही थी आपकी बहू की दिमागी हालत तो ठीक है ना। अरे मैं पूछती हूँ क्या ज़रूरत थी ऐसा रंग बालों में पुतवाने की। लोग मुझे आकर ऐसी ऐसी बातें पूछे। आने दो आज इस टीना को, अभी इसकी खबर लेती हूँ। कुछ देर बाद, टीना बहू, बहुत हो गया तेरा तमाशा। मैं साफ साफ कह रही हूँ अपने बालों का कलर चेंज करवा ले और कोई इंसानों वाला कलर इन बालों में पुतवा करा। कॉलोनी में मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हर कोई मुझे तेरे बालों को देखकर चिढ़ा रहा है। अरे मम्मी जी, आप नाराज़ क्यों हो रही है? ठीक है ना, अगर आप कह रही हैं तो मैं हेयर स्टाइल चेंज कर लेती हूँ। टीना फिर से पार्लर जाती है और सास के कहे अनुसार नया हेयर कलर करवाकर घर लौटती है। अरे टीना बहू, दिखा दो बेटा, आप कैसा कलर करा के आई हो। टीना अपने सर से दुपट्टा हटाती है तो उसका हेयर कलर देखकर मधु अपना सर पकड़कर ज़मीन में बैठ जाती है। अरे तुझे कहा था ना कि इंसानों वाला कलर करा के आना, तो फिर से ये घोड़े की पूंछ की तरह दुरंगे बाल करा के आ गई। क्या है ये, आधे बाल पीले आधे लाल। हे भगवान, मेरा तो कॉलोनी में निकलना दुश्वार हो गया है। सब मजाक बनाते हैं। वो नीले रंग से जान छुटी तो अब ये दुरंगे बाल करा कर आई। मैं कहती हूँ काले भूरे बाल भी इंसानों के ही होते हैं ना। अगर हमारे बाल काले हैं तो क्या हम इंसान नहीं लग रहे? अरे मम्मी जी, मेरे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। अब आप ही बताओ, क्या आपको अच्छा लगेगा आपकी नई नवेली बहू को कोई बुढ़िया कहे तो? लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली। इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही होगा। उस रात जब टीना सोने जाती है तो हर्ष और उसकी माँ मधु मिलकर एक चाल चलते हैं। अगली सुबह, हर्ष, हर्ष जल्दी आओ, ये देखो मेरे बालों को क्या हो गया। देखो तो तकिए के पास कितने सारे बाल टूट कर बिखरे हुए हैं। और ये मेरे सर में अचानक से इतने सारे सफ़ेद बाल कहाँ से आ गए? अब मुझे क्या बता रही हो? जाओ जाकर अपनी सहेली मोना को बताओ। हम तो गंवार लोग हैं ना, हमें फैशन की सेंस कहाँ है। अरे उसे पक्का पता होगा कि ये बाल की झाड़ू ठीक कैसे होगी। पति की बात सुनकर टीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। अगर मेरे सारे बाल झड़ गए तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? गंजी तो मैं होंगी ना। बेटा, मैंने तुझे कितना समझाया कि ये सब कलर बालों के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। ऊपर से जग हंसाई कराई सो अलग। अब देख, तेरे आधे बाल सफ़ेद हो गए और आधे टूट कर बिस्तर पर गिरे हैं। मैं अपनी गलती मानती हूँ मम्मी जी। आप बताइए ना, अब मैं क्या करूँ कि मेरे बाल ठीक हो जाए? पहले तो जाकर अपने बाल सही करवा के आ। और हाँ, अब से ये महंगे शैम्पू और पार्लर का चक्कर छोड़ दे। मैं तुझे आंवला शिकाकाई बना कर दूंगी, उसे बाल में लगा, फिर देख कमाल। बेचारी टीना इतना डर गई थी कि सास की सारी बातों पर झट से रजामंद हो जाती है। अच्छा, अब जा और जाकर अपने बाल धो ले। मैंने तेरे बालों में वाइट कलर लगाया था तुझे सबक सिखाने के लिए। कुछ नहीं हुआ तेरे बालों को। चल अब रोना बंद कर पगली। सासू माँ की बात सुनकर टीना की जान में जान आती है और वो आगे से बालों पर कोई केमिकल इस्तेमाल न करने की कसम खा लेती है। अरे बहू, क्या कर रही है? जरा ये साड़ी पहन के तो दिखा। आज हम सब मोहल्ले की औरतें बाजार गई थी, तभी मुझे एक दुकान पर ये साड़ी दिखाई दी। मैंने तेरे लिए खरीद ली। अरे वाह माँ जी, ये तो बड़ी सुंदर साड़ी है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। फिर गीता साड़ी पहन कर आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू।
तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ठहर जा, मैं देखती हूँ कौन है। गीता की सास जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने अपनी बहन को देख बड़ी खुश हो जाती है। अरे कमला, तू इस तरह अचानक कैसे आ गई? एक फोन कर देती, मैं मनोज को तुझे लेने के लिए स्टेशन पर भेज देती। अरे तुझसे मिले बहुत दिन हो गए, तू तो गाँव आने से रही, तो मैंने सोचा मैं ही तुझसे आकर मिल लूं। तभी कमला पूरे घर को देखती है। अरे वाह, घर तो बड़ा शानदार है। फिर कमला सामने खड़ी गीता को देखती है और कहती है, अरे बहू, तूने साड़ी तो बहुत सुंदर पहन रखी है, कहीं शादी में जा रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ये साड़ी तो मैं आज ही बाजार से खरीद कर लाई हूँ अपनी बहू के लिए। क्यों, मेरी पसंद अच्छी है ना? दोनों सास बहू का प्यार देखकर कमला मन ही मन सोचती है, अरे लड़ाई झगड़े का दूसरा नाम ही सास बहू है, लेकिन यहाँ तो रामायण उल्टी चल रही है। दोनों एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल कर रहती है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर अगले दिन गीता रसोई घर में खाना बना रही होती है। तभी कमला उसके पास जाकर कहती है, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है बहू? जी, आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। कमला इधर उधर देखती है, फिर धीरे से गीता से कहती है, अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैं रोज देखती हूँ तू अकेले घर का सारा काम करती है। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आता है। अरे तू अपनी सास से भी कुछ काम करवा लिया करना। गीता मुस्कुराकर जवाब देती है, अरे माँ जी, मेरे होते हुए भला मेरी सास को काम करने की क्या जरूरत है? अरे बहू, तू अभी नई नई इस घर में आई है, तुझे कुछ नहीं पता। मैं तो तुझे बुजुर्ग होने के नाते समझा रही हूँ। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, दुनिया देख कर बैठी हूँ। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ। कल ही वो मुझसे कह रही थी, जब से गीता इस घर में शादी करके आई है, हमारा तो एक नौकरानी का खर्चा बच गया। गीता हैरानी से कमला से पूछती है, क्या सच में माँ जी मेरे बारे में ऐसा सोचती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा सोचती हैं। अरे मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसलिए तुझे समझाने आ गई। आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। फिर उसी शाम जब गीता की सास बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है, तो उसे देखकर कमला कहती है, अरे क्या हुआ बहन, आज तूने बाजार से आने में बहुत देर कर दी। अब क्या बताऊं कमला, आजकल मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, ठीक से चला भी नहीं जाता। हाँ, तो अब क्या पछता रही है? इसमें आखिर गलती तो तेरी ही है ना। बहू के होते हुए सास अगर घर में नौकरानी की तरह काम करे तो उसका तो यही हाल होगा ना। अरे कभी गाँव आकर देख, हम अपनी बहुओं को तलवार की धार पर रखते हैं। अरे तुझे क्या पता तेरी बहू पीठ पीछे तेरे बारे में क्या बातें करती हैं। कल ही तेरी बहू की बातें सुन रही थी, पड़ोस की मीना से कह रही थी, मेरी सास के होते हुए मुझे अपने घर में नौकरानी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही है? मेरी बहू मेरे बारे में ऐसी बातें कभी नहीं कर सकती। अरे तू तो मेरी बहन है, भला तुझसे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। सारा दिन अपनी बहू की चाकरी में बिता देती है, कभी बाजार से सब्जियां लाती है तो कभी उसके लिए महंगी महंगी साड़ियां लाती है। अरे तेरी अपनी कोई जिंदगी है या नहीं है? फिर गीता की सास कमला की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और तभी मौका पाकर कमला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से कमला रोज गीता और उसकी सास दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती। फिर एक दिन, अरे बहन, मैंने सुना है तेरे शहर का बाजार बहुत बड़ा है और वहाँ दुनिया भर की सभी चीजें मिलती हैं। मैं सोच रही थी क्यों न चलकर आज बाजार घुमाते हैं।
अच्छा ठीक है, मैं अभी बहू से पैसे लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं। तभी विमला मुंह बनाकर कहती है, अरे कैसी सास है तू जो अपनी बहू से पैसे मांगती है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं तो समझती थी तू इस घर की मालकिन है। खैर आखिरकार तेरी बहू सच ही कहती है, तू इस घर में किसी नौकरानी से कम नहीं है। विमला की बातें सुनकर गीता की सास को गीता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे गीता के कमरे में जाकर उससे तिजोरी की चाबी मांगने लगती है। तभी गीता भी अपनी सास से नाराज थी और वो तिजोरी की चाबी देने से इनकार कर देती है। फिर देखते ही देखते दोनों में बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कमला दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ता देख मन ही मन बहुत खुश होती है। आखिर मेरा नाम भी कमला है, जो एक बार ठान लेती हूँ उसे करके दिखाती हूँ। आखिरकार इस घर की शांति भंग हो ही गई। तभी मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है, लेकिन घर में आते ही वो देखता है कि उसकी माँ और पत्नी किसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस कर रही हैं। तभी मनोज की नजर अपनी मौसी पर पड़ती है, जो एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही होती है। मनोज समझ जाता है कि ये सब उसकी मौसी का किया धरा है। फिर मनोज अपनी मौसी को सबक सिखाने की ठानता है। उसी रात मनोज अपनी मौसी की बहू मंजू को फोन करके सारी बात बता देता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। अगले दिन कमला आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी अचानक वहाँ उसकी बहू मंजू आ जाती है और आते ही अपनी सास को डांटने लगती है। अरे वाह माँ जी, आप तो एक नंबर की झूठी है। मुझसे कह के आई थी कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, लेकिन आप तो यहाँ मजे मार रही हैं। तभी गीता और उसकी सास भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर विमला झिझकते हुए अपनी बहू से कहती है, अरे बहू तू बेकार में नाराज हो रही है, मैं तो बस आने ही वाली थी। अरे बाजी, मुझे मत सिखाइए, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। लोगों के घरों में आग लगाने के अलावा आप करती क्या है? ये तो अच्छा हुआ कि रात को मनोज भैया ने मुझे फोन करके सब बता दिया। कम से कम इन लोगों को तो चैन से रहने दो। बहुत हो गया, अभी के अभी आप घर चलिए। तभी कमला की असलियत देख गीता और उसकी सास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है और कमला अपना सामान बांधकर अपनी बहू के साथ वहाँ से चली जाती है। सिंघानिया परिवार का नाम जयपुर के नामचीन लोगों में शुमार था। जैसा प्रतिष्ठित उनका नाम था, वैसा ही आलीशान और बड़ा उनका बंगला भी था। और इसी बंगले के दरवाजे पर आज एक नवविवाहित जोड़ा गले में वरमाला डाले खड़ा था, जिसे देखकर आसपास के लोग वहाँ भीड़ लगाने लगे थे। और तभी एक चीख सुनाई देती है। मम्मी मम्मी देखो तो भैया किसके साथ खड़े हैं। ओह माय गॉड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मनोज की बेटी है ना? कौन मनोज भाब्स? वो कियारा डार्लिंग भूल गई। जब हम कार से पुराना मार्केट के चौराहे को क्रॉस करते हैं, वहाँ एक छोटी सी टेलरिंग की शॉप पड़ती है। अरे वहाँ जो मनोज बैठा रहता है, अरे वही मनोज जिससे हमारे नौकरों के कपड़े सिलवाए जाते हैं, उसी की बेटी के साथ तो खड़ा है तुम्हारा भैया। बहुत ऊंची नाक की थी ना शकुंतला, कट गई ना नाक। अरे बहुत ऊंचा बोलती थी। हम तो अपनी जात बिरादरी और स्टैंडर्ड के बाहर की लड़की लाएंगे नहीं। ये छोटे मोटे लोगों को मुंह लगाता ही कौन है? अब बताओ, बेटा अपने नौकरों के हैसियत की लड़की लेकर खड़ा है। वही ना, कितने बड़े रिसोर्ट में रिसेप्शन पार्टी दी थी मैंने अपने बेटे की शादी की। उसमें भी मेरी बहू के मायके से आए डायमंड सेट को फीका बता रही थी शकुंतला। अब पता चलेगा इसे। और तभी अपने कमरे से निकलकर शकुंतला हॉल में आती है। शांत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटे को। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसके परिवार के नाम की हानि हो। बताओ रोशन, कौन है ये लड़की? ये मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू है माँ। किसी गरीब पर दया करने का मतलब ये नहीं होता कि उसे उठाकर अपने घर ले आओ। चप्पल पैरों में पहनने के लिए बनी होती है बेटा। उसकी किस्मत में यही होता है, कंकड़ों का चुभन सहना। उसकी इस किस्मत पर दया करके उसे सीने से नहीं लगाया जाता। बाहर के लोगों को मौका मत दो सिंघानिया परिवार के प्रतिष्ठा पर आवाज उठाने की। आज तक किसी की औकात नहीं हुई हमारे ऊपर सवाल उठाने की, पर तुम्हारी इस हरकत से कई सवाल उठ सकते हैं हम पर। रिया एक बहुत अच्छी लड़की है मम्मी, प्लीज आप एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। ओ माय माय, ये तो आपकी बात सुनी नहीं रहा मॉम जी। लगता है अभी से ही रिया का पिया रिया का दीवाना हो गया।
माय गॉड, मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। ये क्या किया भैया आपने? दरवाजे पर खड़े रहकर और तमाशा करने की जरूरत नहीं है। बहू को लेकर अपने कमरे में जाओ। रोशन, देखा रिया, तुम बेकार में ही घबरा रही थी। सुना तुमने मम्मी ने कैसे तुम्हें बहू कहा? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ जी, जो मुझे आप जैसी सास मिली। मैं हमेशा इस घर के रीति रिवाजों के साथ चलने की पूरी कोशिश करूंगी। रोशन रिया का हाथ पकड़े उसे अपने कमरे में ले जाता है। ये क्या किया मॉम जी आपने? किसी सिलाई वाले की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। ओ माय गॉड, मेरे मायके वालों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या सोचेंगे वो कि मेरी देवरानी इतने करीब घर की है। अब इस लड़की को घर लाया है तो सबके सामने एक बड़ी सी पार्टी भी करनी पड़ेगी। तब क्या बताएंगे हम कि किस खानदान की है ये लड़की? दिमाग बहुत छोटा है तुम्हारा, इसीलिए तो इस घर की चाबी आज भी मेरे पास ही है। अभी रोशन जोश में है, प्यार के जोश में, और इस वक्त अगर मैं उसके खिलाफ गई तो मेरा बेटा मेरे हाथों से चला जाएगा। हमारा आधा से ज्यादा काम अभी रोशन ही संभाल रहा है, और इस पॉइंट पर मैं अपने बेटे को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। तूफान से लड़ा नहीं जाता। जब तूफान से लड़ना आपके बस में ना हो तो उसे शांत होने का वक्त देना चाहिए। तो आप कुछ भी नहीं करोगे? मतलब अब मुझे उस 2 कौड़ी की लड़की को भाप्स बोलना पड़ेगा? हाँ, पर बस कुछ दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा भैया खुद उसे उसके घर छोड़कर आएगा। आज जितनी खुशी से वो रिया इस घर में आई है, इससे 10 गुना ज्यादा खुशी उस घर को छोड़ते हुए होगी। इतना ज्यादा दुखी झेलना पड़ेगा इस लड़की को इस घर में कि वो यहाँ से जाने की काम ना करेगी। इतना दुख दूंगी उसे कि अब वो किसी भी अमीर लड़के को फंसाने से पहले 100 बार सोचेगी। और उसी दिन से रिया का ससुराल उसके लिए वो रणभूमि बन जाता है जिसमें हर रोज लड़ने वाली भी वही होती थी और मरने वाली भी वही। एक अच्छी सास की तरह शकुंतला अपने खानदानी जेवर लेकर अपने छोटे बेटे और बहू के कमरे में जाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ माँ जी, ये आप ही का तो घर है। ये लो बहू, ये मेरे कुछ खानदानी जेवर है और ये साड़ी। अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को बिना आमंत्रित किए तुम दोनों ने शादी तो कर ली, पर आगे के सारे नियम तुम दोनों को मेरे हिसाब से मानने पड़ेंगे। आज शाम को बहू की मुंह दिखाई रखी है मैंने, तो तैयार होकर वक्त से नीचे आ जाना रिया। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना रोशन? अरे नहीं मम्मी, जितने प्यार से आप हक जताकर रिया को शाम को तैयार होने को कह रही हैं, मैं होता ही कौन हूँ कुछ कहने वाला। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। अभी तुम्हें खुद को साबित करना होगा रिया कि तुम किस तरह सिंघानिया परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ बहू हो। रोशन के सामने तो शकुंतला रिया को खानदानी जेवरात दे देती है, पर जिस वक्त रिया और रोशन अपने कमरे में नहीं होती, शकुंतला पीछे से जाकर असली जेवरों को नकली जेवर से बदल देती है, और इस बात से बेखबर रिया नकली जेवरात पहनकर ही सभी के सामने आ जाती है। अरे जरा पास तो आओ बहू, गहनों का चमक जरा अजीब नहीं लग रहा? मानो नकली हो। नकली और शकुंतला की बहू के गले का हार? ना ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे पर हो भी सकता है, अब बहू अपने औकात के हिसाब से ही गहने पहनेगी ना। अरे बहू, ये कैसे गहने पहन कर आ गई तुम? सभी बातें बना रहे हैं। वो गहने कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? यही तो वो गहने हैं माँ जी जो आपने मुझे दिए थे, मैं उन्हीं गहनों को पहन कर आई हूँ। ये क्या मजाक कर रही हो बहू? तुम इन 2 कौड़ी के नकली गहनों को मेरे खानदानी जेवर से तोल रही हो? अरे शकुंतला, चिढ़ क्यों रही हो? बहू जिस खानदान से है वहाँ के लोग तो घर की संपत्ति बेच बेच कर ही घर चलाते हैं, इसने भी वही सीखा होगा। तुम्हारे खानदानी गहनों को बेचकर पैसे उठा लिए होंगे तुम्हारी बहू ने। लोगों के ऐसे ताने सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। आप तो जानते हैं ना भगवान, मैंने चोरी नहीं की, फिर भी सभी के सामने मैं चोर साबित हो गई, और मेरे कारण बेचारी माँ जी की नजरें सभी के सामने झुक गई। पूरा दिन अपने कमरे के कोने में बैठी प्रिया रोती ही जाती है। अगले दिन वो उठकर सबसे पहले रसोई में खाना बनाने जाती है। अरे छोटी बहू रानी, आप क्यों रसोई में आ गई? किसी ने देख लिया तो बेकार में हम पर आफत आ जाएगी। इस घर में नौकरों के अलावा रसोई में कोई नहीं आता। ये क्या बात हुई भला? रसोई में तो माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, और घर की बहू के खाना बनाने से घर में समृद्धि आती है। हटो, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। रिया कामकाज में माहिर तो थी ही, वो सभी के लिए खाना बनाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ब्रेकफास्ट के वक्त सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रानी रामू, कहाँ मर गए तुम दोनों?
सिंघानिया परिवार के रूल्स और रेगुलेशंस भी धोकर ड्रेन कर दिए क्या? अगर डाइनिंग सेट का कोई प्लेट खो गया था तो इस डाइनिंग सेट को भी फेंक देना था। कौन परोसता इस तरह खाना? 2 प्लेट अलग तरह के, बाकी 2 प्लेट अलग तरह के, और 1 प्लेट तो किसी और ही सेट का है। क्या मजाक है ये सब? नहीं भैया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैं तो स्टील के बर्तनों में खाना देने वाली थी। फिर मुझे याद आया कि अमीरों के घर में ऐसे रंग बिरंगे बर्तनों में खाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे बर्तनों में खाना दे दिया। देख लो रोशन, ये है तुम्हारी चॉइस। इस लड़की को ये भी नहीं पता कि डाइनिंग रूल्स क्या होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया। ओ माय, जैसे मॉम जी के गहने बेच दिए थे तुमने, वैसे ही कहीं हमारा क्रॉकरी सेट भी बेच नहीं आई ना तुम। उसमें से एक तो चाइना का था जो मेरे भाई ने स्पेशली भिजवाया था। मैंने कुछ भी नहीं बेचा भाभी। माना आपको रिया पसंद नहीं आई, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी भाभी। और खाना कैसे बर्तनों में परोसा गया है उससे क्या फर्क पड़ता है भैया? खाने में क्या परोसा गया है वो ज्यादा जरूरी है। और खाना तो मुझे बड़ा मजेदार दिख रहा है, पूरी सब्जी खीर। वाह रिया, क्या बात है। बिल्कुल ठीक कह रहा है रोशन। ये कहकर अपने हाथों से कंगन उतार कर मुंह दिखाए के रूप में शकुंतला रिया के हाथों में रख देती है। अगले दिन प्लान के मुताबिक कियारा अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाती है। कियारा की सभी फ्रेंड्स मॉडर्न ड्रेस पहनकर घर के हॉल में बैठी थी कि तभी, चलो फ्रेंड्स, तुम्हें हमारे घर की नई नौकरानी से मिलवाती हूँ। रिया जरा बाहर आना तो। अपनी ननद की आवाज सुनकर रिया फौरन किचन से बाहर आती है। तुम सब मुझसे पूछ रही थी ना मेरे हैंडसम भैया की लाइफ में आने वाली कौन है वो लकी गर्ल? यही है वो, मेरी न्यू भाभी रिया। ओ माय गॉड, ये है तुम्हारी भाभी? मुझे तो लगा ये तुम्हारी नई मेड है। लुक एट हर साड़ी। आज के ज़माने में कौन पहनता है साड़ी वाड़ी वो भी ऐसी। मुझे तो लगा था ये किसी डिज़ाइनर ड्रेस में आएगी। डिज़ाइनर ड्रेस? इसे तो पता भी नहीं होगा कि डिज़ाइनर ड्रेस होती क्या है। वेट लेट मी ट्राई। रिया का हाथ पकड़कर प्रिंसी उसे वॉशिंग मशीन के पास ले जाती है। नाउ टेल मी, ये क्या है? मैं बताती हूँ ये क्या है। ये टाइम मशीन है, इसमें बैठकर हम टाइम से आगे जा सकते हैं। अरे प्रिंसी, रुक भी जाना। ये मान भी लेंगी और पता चला ऑन करके इसमें बैठ भी गई। ये वॉशिंग मशीन है भाभी, फुल्ली ऑटोमेटिक। पर आपको कैसे पता होगा? आपका तो पूरा जीवन हाथों से कपड़े धो धोकर गुजारा हुआ होगा ना। तरस नहीं आता तुम्हें जो रोशन की लाइफ बर्बाद कर रही हो? ही डिजर्व समवन लाइक अस। पैसे के लिए उसे फंसाया है ना? लो मैं देती हूँ तुम्हें पैसा और छोड़ दो रोशन को। ये कहकर नैन्सी रिया के मुंह पर नोटों का बंडल फेंकती है। रिया सोच भी नहीं सकती थी कि इससे भी बुरा कुछ उसका इंतजार कर रहा होगा। शाम के वक्त जब हताश हुई रिया अपने कमरे में सो रही थी, गुस्से से रोशन उस कमरे में आता है और उसके चेहरे से कंबल हटाता है। अब सब सही थे। एक गरीब घर की लड़की को कभी महलों में लाना ही नहीं चाहिए था। क्या किया तुमने मम्मी के साथ? हाँ, और क्यों किया रिया? वाई? और तभी व्हीलचेयर पर माया शकुंतला को कमरे में ले आती है, जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। ये सब क्या हुआ माँ जी को? बचाओ बेटा, मुझे फिर से ये सीढ़ियों से धक्का दे देगी। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। एक ही पल में रिया का संसार उजड़ जाता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए शकुंतला खुद को शाबाशी देती है, क्योंकि वो जो चाहती थी वही हो रहा था। रोशन खुद धक्के मार कर रिया को अपने घर से निकाल रहा था, पर रिया समझ जाती है कि ये सब उसके ससुराल वालों की साजिश है और वो उसी वक्त कसम लेती है, जिस घर से धक्के मार कर निकाला जा रहा है ना मुझे, उसी घर को खरीदने की हैसियत लेकर लौटूंगी। एक दर्जी की बेटी का वादा है आप सबसे। और उसी दिन से रिया, जो कभी कभी अपने पापा की मदद करने दुकान में आ जाया करती, अब पूरी तरह अपने पापा के साथ टेलरिंग का काम सीखने में लग जाती है। वो दिन रात मेहनत करती और रोज नई नई डिज़ाइन स्केच करती और कुछ नया बनाने की कोशिश करती। तुम इन सारे डिज़ाइन को ऑनलाइन क्यों नहीं डालती बेटा? सुना है इससे लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं। हो सकता है तू ही हमारे घर की लक्ष्मी हो और हमारे दिन बदल जाए बेटा। ठीक है बाबा, मैंने भी बहुत कोशिश की, पर मेरे डिज़ाइंस खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा। मैं ऑनलाइन ही वीडियो डालना शुरू कर देती हूँ, शायद कुछ हो जाए। और रिया अब रोज़ अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़ों की रील्स बनाकर अपलोड करने लगती है। रोज़ की तरह रिया रील अपलोड करके सो जाती है। सुबह लगातार ही उसके फ़ोन से नोटिफिकेशन की आवाज़ें आती रहती है।
किस चीज की नोटिफिकेशन आ रहे हैं? रिया जैसे ही फोन उठाकर देखती है तो उसके वीडियो पर 3 मिलियन प्लस लाइक्स थे। पापा पापा उठिए, देखिए हमारी मेहनत आके रंग ले ही आई। अब रिया के डिजाइन्स को बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने लगती है और रिया बन जाती है द डिजाइनर रिया। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी रिया के डिजाइन किए हुए कपड़े की डिमांड करने लगते हैं। शहर के नामी लोगों में रिया का नाम शामिल हो जाता है। जिस तरह रिया के सितारे बुलंदियों में जा रहे थे, उसी का उल्टा सिंघानिया परिवार के साथ हो रहा था। उनकी कंपनी में लगातार लॉस ही लॉस हुआ जा रहा था। ये सब क्या है? ये क्लाइंट भी हाथ से चला गया। न जाने किसकी नजर लगी है हमारी कंपनी को। जब से रिया गई है लगता है सब कुछ चला गया है। फिर एक रोज अपने हाथों में न्यूज़पेपर लिए हुए संतोष भागता हुआ अपनी बेटी के पास आता है। ये देख बेटा, आज अखबार में क्या खबर छपी है। वो सिंघानिया परिवार का बंगला कल नीलामी होने वाली है उसकी। उनकी करने की सजा दे रहा है भगवान उन्हें। अरे भाई, पाप का घड़ा कब तक ना भरता। देखो लिखा है, पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। कर्जदारों से लिए पैसे चुकाने के लिए उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ रहा है। तो कल एक प्रॉपर्टी खरीद ले बाबा। और अगले दिन ठीक सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है सिंघाना हाउस की नीलामी। बोलियां पर बोलियां लगती जाती है। 50 लाख, 50 लाख एक, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ 1 करोड़ 2, 1 करोड़। कि तभी एक बोली आती है जो सभी पर भारी पड़ जाती है। 10 करोड़। रिया, भाभी, बहू बहू इस घर को बचा ले बहू। इसी घर में तो तू बहू बनकर आई थी। और धक्के मारकर निकाली भी गई थी माँ जी। भूल गई क्या आप? 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3। ये घर रिया जी का होता है। सिंघानिया हाउस की नई ऑनर को कांग्रेचुलेशंस। और जैसे रिया अपने नए घर में आती है, उसके ससुराल के सभी लोग उसके पीछे पीछे सिंघानिया हाउस में आ जाते हैं। बाबा, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस छोटे से घर का हम करेंगे क्या? अपने नौकरों को दे देते हैं। वैसे माया, मैं इसी दर्जी की बेटी हूँ जो आज इतनी काबिल है कि ये घर जो आप लोगों के लिए आपकी शान का प्रतीक था ना, अपने नौकरों को दे सकती हूँ। ये सब तुम क्या बोल रही हो रिया? आपको रहना है ना इस घर में। यही घर तो आपकी शान का प्रतीक था, तो आप लोग रह सकते हैं इस घर में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा। फिर इस घर में नौकर नहीं रहेंगे, जो होंगे आप लोग ही होंगे। हमारी प्रॉपर्टी जरूर चली गई है, पर हमारा आत्मसम्मान नहीं गिरा कि हम ऐसा काम करें। वही तो, इसी तरह मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों को माफ करने की गवाही नहीं देता। पर मैं आप लोगों की तरह गिर नहीं सकती ना, इसलिए ये घर आपको भीख में दे देती हूँ। बहू मुझे माफ कर दे। रोशन को मैंने सब कुछ बता दिया कि किस तरह मैंने तुझे गलत इल्जाम में फंसाकर इस घर से निकाला। रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे जब मम्मी ने बताया कि ये सब उनकी साजिश थी तो मैं कैसे आता तुम्हारे पास। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत दूर जा चुकी थी तुम रिया। नहीं रोशन, इतनी आसानी से माफी अब रिया नहीं देगी। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया था। अरे, मरने वाले से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, पर मुझसे नहीं पूछी गई। अब तुम्हें अपनी रिया को पाना होगा, वो खुद नहीं आएगी। और ये कहकर अपने ससुराल वालों की नज़र में अपनी इज्जत वापस पाकर रिया अपने ससुराल से चली जाती है। पापा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल है। अरे तो दिल छोटा क्यों कर रहा है? मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, सब तेरे लिए तो है। किसी भी कॉलेज में डोनेशन दूंगा और चुटकी बजाते ही एडमिशन हो जाएगा। सुमित की हर इच्छा पूरी की उसके पिताजी ने, बिना सही गलत सोचे। पिताजी, एक लड़की है, समीक्षा नाम है। शादी करनी है। अब हाँ, वो मैं। अरे बेटा, तेरी पसंद में ही हमारी पसंद है। क्यों पत्नी जी? हाँ, नहीं तो क्या। बेटा, जो भी लड़की है उससे बात कर ले। हम अगले ही हफ्ते शादी की बात करने चले जाएंगे उसके घर। सुमित डोनेशन की मदद से डॉक्टर भी बन चुका था और उसकी शादी भी हो गई थी। समय के साथ माँ बाप की उम्र भी बढ़ रही थी। सोच रहा हूँ अब रिटायरमेंट ले ही लूँ। हाँ हाँ, अब आराम करने के दिन हैं आपके। हाँ, नहीं तो क्या पापा, मैं हूं ना, अब मैं सब संभाल लूंगा।
वो तो है, पर घर पे भी आप बोर हो जाओगे ना। जब तक बने तब तक और काम कर लीजिए ना। अरे तुम, मैं और माँ, इतने लोग तो हैं, बोर क्यों हो जाएंगे? अरे पर दोस्त तो उनकी ऑफिस में ही है ना। घर वालों के साथ कोई कितना रह पाता है। बाहर के लोगों की दुनिया अलग होती है। क्यों ससुर जी, सही कहा ना मैंने? हाँ, बात तो ठीक ही कह रही हो, पर मैं दोस्तों से ऐसे ही मिल लिया करूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो बहू। कुछ ही दिनों में सुमित के पिता रिटायरमेंट ले लेते हैं। अरे चाय बना दोगी क्या? डॉक्टर साहब, कल से बोल रही हूँ, शक्कर नहीं है डब्बे में। आपके पिताजी बाहर जाते थे तो सामान तो ले आते थे कम से कम। अरे क्यों बिगड़ रही हो, ले आऊंगा ना आज। हाँ हाँ, खर्चे करवा लो बस। अरे शक्कर में कितना ही खर्च आता है, कोई जेवर लेने थोड़ी ना जा रहा हूं मैं। जेवर तो तुम दिलवा भी नहीं पाओगे मुझे, सब अपने माता पिता के लिए जो कर देती हो। क्या? अरे हुआ क्या है तुमको? तुम्हारे पिताजी थोड़े दिन और काम करते तो क्या हो जाता? 4 हाथ पैसा कमा रहे होते। अब सिर्फ तुम कमाने वाले हो और उड़ाने वाले इतने सारे। अरे उन्होंने भी तो मेरे लिए इतना किया है ना। हाँ हाँ, हर माँ बाप करते हैं, इसमें नया क्या है? तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा भला चाहती हूँ। ऐसे लड़के कैसे भला करोगी मेरा? एक बार समझाना मुझे। देखो, अब तुम सिर्फ अकेले कमा रहे हो, इतना कि हम दोनों खुशी से रह सकते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने जिंदगी भर काम करके इतना पैसा तो जुटा ही लिया होगा कि बुढ़ापा ठीक से निकल जाए। अरे पर कहना क्या चाहती हो? कहना यही चाहती हूँ कि श्रवण कुमार बनने की जरूरत नहीं है। उनके पास पैसा है और पेंशन भी आ रही है ना। हमें अपना सोचना चाहिए, आगे इतनी बड़ी जिंदगी है। अरे इंश्योरेंस करवा लिए हैं 3-3, पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं। ये सब मैंने हम दोनों के लिए ही तो किया है ना। तुम्हारी समझदारी पे कोई शक नहीं है मुझे, बस तुम्हारी भोलेपन का डर है। कहीं तुम इमोशनल होके अपने माँ बाप की खुशी के लिए ऐसा कुछ ना कर दो कि तुम्हारी जेब की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए। ओफो, मैं क्लिनिक जाता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुम कहना चाह रही हो ना, वो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। समीक्षा की बात सुमित समझकर भी नहीं समझना चाहता था, लेकिन समीक्षा के दिमाग में ये बात साफ थी कि अगर पैसा उसका पति कमा रहा है तो उस पर हक भी समीक्षा का ही हो। कुछ ही दिनों में सुमित का बर्थडे आ जाता है। मैंने आपके लिए केक बनाया है और मैंने तेरे फेवरेट गोभी के पराठे। और पापा आपने? मेरा गिफ्ट आने में टाइम लगेगा, ट्रैफिक में फंसा हुआ है ना। तभी बाहर से हॉर्न बजने की आवाज आती है। मैं देखता हूं कौन है। सुमित के पीछे सब लोग आ जाते हैं। सुमित बाहर निकल के देखता है कि उसकी पसंद की कार बाहर खड़ी है। ड्राइवर उतर के सुमित को चाबी थमा देता है। डॉक्टर साहब, कब तक अपने पापा की खटारा कार चलाओगे? ये लो तुम्हारी गिफ्ट। वाओ पापा, आपने तो मेरा बर्थडे सच में हैप्पी बर्थडे बना दिया। उस दिन शाम को पूरा परिवार नई गाड़ी से घूमने जाता है और शाम को एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर के टाइम सुमित बाबा से एक सवाल कर लेता है जो उसके मन में बहुत देर से चल रहा था। पिताजी, कार तो बहुत अच्छी है और बहुत महंगी भी। आपने इतने पैसों की व्यवस्था कहाँ से की? बेटा, जिंदगी भर हाथ पैर चलाए हैं ताकि पैसा बना लूं और तेरे काम आ जाऊं, तुझे खुश रख सकूं। बस सब मेहनत का ही है। तुझे शक है क्या? अरे मैं 2 नंबर का काम नहीं करता हूं। सब इस बात पर हंसने लगते हैं, लेकिन बहू नहीं मुस्कुराती। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। रात को सब वापस आ जाते हैं। समीक्षा, सब ठीक है ना? इतनी गुमसुम क्यों हो? कार पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बस सोच रही हूँ कि हमारे आने वाले बच्चों की स्कूल फीस का खर्चा कितना होगा। अगर हॉस्टल भेजना पड़े तो कितने पैसे लगेंगे, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं? अरे अभी से ये सब क्यों सोच रही हो?
मैंने तुम्हारे पापा से ही सीखा है कि अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखो वो कितना करते हैं तुम्हारे लिए। तुमको भी सोचना चाहिए कि तुम अपने बच्चे के लिए क्या क्या करोगे। अरे करूँगा ना यार, टाइम आएगा तो जान लगा दूंगा। जान लगाने से नहीं होगा, पैसा लगाने से काम होता है आजकल। सोच लो, अब भी वक्त है। पापा ने कार दी है, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी अब। उस सब में भी तो पैसे लगेंगे ही ना। तो मतलब पैसे ज्यादा कमाने चाहिए, क्लिनिक पे ज्यादा टाइम दूं या फीस बढ़ा दूं अपनी? यहाँ से थोड़े बड़े शहर चलो, वहाँ फीस भी ज्यादा ले पाओगी और खर्च भी सिर्फ 2 लोगों का ही रहेगा और इज्जत भी बढ़ेगी वो अलग से। बात तो सही कह रही हो, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अब तो सोच लिया है ना। मैं ऑनलाइन घर देख लेती हूँ, तुम क्लिनिक शिफ्टिंग के लिए सोचो। 1 हफ्ते में ही दोनों शहर जाने की तैयारी कर लेते हैं। माँ बाप को तब भनक लगती है जब दोनों ही अपना सामान पैक करने लगते हैं। ट्रिप पे जा रहे हो क्या? वो भी ऐसे चुप चुप के? अरे बता दिया होता, हम तुमको जाने ही देते ना। हमको आपको बता के जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है। बात तो सही है बहू, पर जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, सुमित हमारे लिए और छोटा बच्चा होता जा रहा है। माँ, इतना भी बच्चा मत समझो ना मुझे। अरे हाँ, मेरे लल्लू लाल, ये बताओ, कहीं पहाड़ों में जा रहे हो क्या? स्वेटर रख देती हूँ या कुछ खाने की चीजें बना दूँ? बस यही सब देना तुम। बेटा, वो मेरी अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, ले जाना, या क्रेडिट कार्ड ले जाओ मेरा। पापा, अब आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे लिए बहुत किया है। अपना पैसा अब आप खुद के इस्तेमाल में ही लीजिए। अरे वाह मेरे आत्मनिर्भर बेटे, पर ये तो बता कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली हाट से मफलर ले आना मेरे लिए। यहाँ ठंड में केजरीवाल बन के घूमूंगा मैं। पापा सॉरी, आपको बताया नहीं, पर अब मैं समीक्षा के साथ अकेले रहूंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा। नोएडा में क्लिनिक खुल गया है, इनॉग्रेशन के दिन बुला लूंगा आपको। मतलब तू यहाँ नहीं रहेगा? जी पापा। मतलब अकेले रहोगे तुम दोनों? हाँ माँ, अपना ध्यान रखना माँ। और माँ बाप कहाँ जाए? अब ये घर है ना माँ, कहीं जाने की जरूरत कहाँ है?